नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सरकार के बारे में कि सरकार क्या होती है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और सरकार के स्तर क्या होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सरकार के जो स्तर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सरकार के स्तर। अब स्तर क्या होते हैं अभी बात करेंगे। सरकार के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। अब स्तर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप सभी ने रेलवे में यात्रा की होगी, ट्रेन में यात्रा की होगी, तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि एक कंपार्टमेंट है, उसमें 3 प्रकार की बर्थ होती है। एक होती है लोअर, एक होती है मिडिल और एक होती है अपर बर्थ। ठीक, इसी को बोलते हैं स्तर। एक कंपार्टमेंट एक ही प्रकार में कितने प्रकार की श्रेणियां हैं उसको हम बोलते हैं स्तर बोलते हैं। तो लोअर स्तर, मिडिल और अपर। ठीक इसी प्रकार से सरकार के भी 3 स्तर होते हैं। एक होता है अपर यानी केंद्र, और एक होता है मिडिल स्तर यानी राज्य, और एक होता है लोअर यानी स्थानीय स्तर। इसको हम बोलते हैं, जो अपर लेवल पे होती है उसे बोलते हैं केंद्र सरकार, जो मिडिल लेवल पे होती है उसे बोलते हैं राज्य सरकार, और जो लोअर लेवल पर होती है उसे बोलते हैं हम स्थानीय सरकार। लेकिन हम बात करें 1993 से पहले भारत सरकार के केवल 2 ही स्तर काम करते थे, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यही 2 स्तर काम करते थे 1993 तक। कब तक? 1993 तक। लेकिन 1993 में एक स्तर जोड़ा गया, एक और श्रेणी इसमें जोड़ी गई जो है पंचायत और नगरपालिका। ये एक स्तर और जोड़ा गया, ठीक, जो कि लोअर स्तर था। तो इस प्रकार 1900 और इसको जोड़ा गया पंचायत को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और नगरपालिका को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और इन दोनों को जोड़ा गया 1993 में। तो 1993 से जो सरकार 3 स्तर पर काम करती है, केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और स्थानीय के 3 स्तर पे काम करती है। 1993 तक केवल 2 ही स्तर थे, केंद्र और राज्य। अब हम एक एक करके तीनों स्तर की बात करेंगे कि केंद्र सरकार क्या होती है। तो चलिए हम बात करते हैं केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार, कल भी हम इसके बारे में कुछ बात किए थे। केंद्र सरकार जो होती है, कल हम बात किए ही थे कि जो सरकार होती है वे कई संगठनों या उसके कई अंग होते हैं, उससे मिलकर जो सामूहिक रूप से बनी होती है उसे हम सरकार कहते हैं। आम लोग ये जानते हैं कि जो पार्टियां होती हैं, जो चुनाव जीत कर जाती हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, या कोई भी ऐसी पार्टी है, वही सरकार है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो केंद्र सरकार के बहुत सारे काम होते हैं और इसके अंग जो होते हैं अलग अलग काम करते हैं। कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। अब हम बात करते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका होती क्या है? विधायिका जो होती है विधि निर्माण का काम करती है, विधि को बनाने का काम करती है, या कानून को बनाती है, या हम कह सकते हैं उसमें संशोधन करती है, या जो ऐसे कानून हैं जो पुराने हो चुके हैं उसे हटाने का भी काम करती है, और उसके जगह अगर नए कानून की जरूरत है तो उसको लाती भी है। तो कानून से संबंधित सारे काम कौन करता है? विधायिका करती है। अब जब कानून बनेगा तो उसके लिए कोई ना कोई लोग ही बनाएंगे। तो ये लोग जो कानून बनाते हैं, जहाँ बैठते हैं, उसे हम कहते हैं संसद। उसे संसद कहा जाता है। और जैसे खेत होता है, खेत में हम कोई बुआई करते हैं, कुछ बोते हैं, तो उसको हम अलग अलग क्यारियों में बांट देते हैं ताकि सिंचाई वगैरह करना, पानी चलाना काफी आसान हो जाए। ठीक उसी प्रकार से संसद को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग को हम बोलते हैं उच्च सदन, दूसरे भाग को बोलते हैं निम्न सदन। जो उच्च सदन होती है, ठीक, उसे राज्यसभा भी कहा जाता है, और जो निम्न सदन होती है उसे लोकसभा भी कहा जाता है। अब जो राज्यसभा को हम उच्च सदन क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कारण है कि जो राज्यसभा होती है यह कभी भंग नहीं होती है, हमेशा बनी रहती है, इसीलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। और राज्यसभा जो लोकसभा होती है ये समय समय पे, जैसे 5 साल का एक टाइम पीरियड होता है या उससे पहले भी भंग हो सकती है, इसीलिए इसको निम्न सदन कहते हैं। लेकिन संसद का काम होता है कानून बनाना, ठीक है। तो कानून बनाने के लिए संसद काम करती है। इसमें उच्च सदन और निम्न सदन तो होते ही हैं, साथ में राष्ट्रपति होते हैं। अब इसमें राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को सही है कि गलत है, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसे प्रमाणित करता है या वेरीफाई करता है। तो ठीक ऐसे ही जो कानून संसद यानी हम उच्च सदन और निम्न सदन ने मिलकर बनाया है उसे हम कहते हैं, उसे राष्ट्रपति जो होता है प्रमाणित करते हैं या उसे अप्रूवल प्रदान करते हैं। इसीलिए संसद के तहत हम राष्ट्रपति को भी शामिल करते हैं।
अब संसद बनी किससे होती है, इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हम बात करें जो लोकसभा होती है, जो आम जनता होती है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, आम जनता जब आम चुनाव होते हैं सांसदीय के, तो आम जनता सीधे जो प्रतिनिधि होते हैं उनके क्षेत्र के, उनको वोट देते हैं और उनमें से कोई एक ऐसा नेता होता है जो जीतकर संसद भवन में जाता है, लोकसभा में जाता है। तो डायरेक्ट वोट किसको करते हैं, प्रतिनिधि को करते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष चुनाव, यहाँ पे जनता प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से लोकसभा के सदस्य को चुनती है। जाहिर सी बात है, जब जनता प्रत्यक्ष चुनाव होता ही है, हम अपने निर्णय लेने की क्षमता को किसी और को दे देते हैं, तो जो जनता होती है अपने क्षेत्र के, जो संसदीय क्षेत्र होता है, उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए जो प्रतिनिधि होता है उसको अपना अधिकार दे देती है। जब अपना अधिकार देगी, हम ही मान लीजिए कि आपको कह दिए कि मेरे लिए एक कपड़ा खरीद लाओ और अच्छा कपड़ा खरीद कर लाना, और आप गए बहुत खराब सा कपड़ा खरीद के लेके चले आए, तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि मैं कहा था अच्छा कपड़ा खरीदने के लिए, तुमने खराब क्यों खरीद लाया। तो उत्तर देने के लिए मैंने जब इसको चुना है, जब जनता ने इसको चुना है सदस्यों को, तो यह उत्तरदायी है किसके प्रति, जनता के प्रति। जनता को जवाब चाहिए, जनता को उत्तर चाहिए कि जो काम हुआ है यह क्यों हुआ है, या हो सकता है कि कोई काम नहीं हो रहा है जनता का, तो क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं यह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब जनता ही क्या करती है, जनता प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं राज्यों के, उनको चुनती है। ठीक है, अब ये जो होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव करती है। तो जाहिर सी बात है, इनको भी प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना है जनता ने एमएलए को, तो एमएलए भी अपने हर काम के लिए, हर बात के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, जनता ने उनको अपना अधिकार दिया है। जब अधिकार का दुरुपयोग करेंगे तो जनता पूछेगी, इसीलिए एमएलए भी उत्तरदायी जनता के प्रति होते हैं। अब जो राष्ट्रपति होते हैं, अब जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, जितने भी एमएलए होते हैं कि सभी राज्यों के जो एमएलए हैं, जो निर्वाचित हैं, उनको वे अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं। ठीक, और हम बात करें राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं जो निर्वाचित हैं, जो लोकसभा के या यहाँ पे जो राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं, एमएलए होते हैं, ये अप्रत्यक्ष माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और तीसरा, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और जहाँ जहाँ विधानसभाएं हैं, वे सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो यूटी में, वे सभी लोग अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा संसद यह काम करती है, और इस पूरे के पूरे सेंटर में कौन होती है, जनता होती है। इसीलिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पहली लाइन लिखी गई है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसीलिए जनता को किसमें केंद्र में रखा गया है, जनता को केंद्र में रखा गया है, और सभी चीजें इस जो आम जनता होती है उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। यही जो आम जनता है, संविधान को भी यही अधिकार देती है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये रही बात विधायिका की। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका जो दैनिक दिनचर्या के काम करते हैं, या कोई नीति बनाते हैं, या फैसले लेते हैं, या जो कानून विधायिका ने बनाया है इसको लागू करवाने की जिम्मेदारी या पालन करवाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर होती है। ठीक, कल भी बात कर चुके थे। अब कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। नाम से ही क्लियर है, जो जिसका कार्यकाल फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, अस्थायी नहीं है, उसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और जिनका कार्यकाल फिक्स या अस्थायी होता है उसे हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब अस्थायी कार्यपालिका में जो कार्यकाल फिक्स क्यों नहीं होता है, तो इनका कार्यकाल इसलिए नहीं फिक्स होता है कि कभी भी अगर सरकार गिर जाए या जो लोकसभा भंग हो जाए, तो यह मंत्रिपरिषद अपने आप, अस्थायी कार्यपालिका अपने आप खत्म हो जाती है। इसीलिए इनको हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। आमतौर पर इनका टाइम पीरियड होता है 5 साल, या उससे पहले भी यह खत्म हो सकती हैं। अब इनके काम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन करता है। अस्थायी कार्यपालिका में जितने नेतागण होते हैं वे सभी के सभी, इसमें सभी नहीं, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, इस कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो इसीलिए अस्थायी कार्यपालिका को हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, क्योंकि इसमें राजनेता होते हैं। अब अस्थायी जो कार्यपालिका होती है उसमें होते हैं मंत्रिपरिषद होते हैं। अब जब मंत्रिपरिषद होते हैं तो हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद का चयन कैसे होता है। आप जानते होंगे जो लोकसभा होती है,
जो या निम्न सदन कहे हैं, इसमें जिस पार्टी को बहुमत मिला होता है वह पार्टी जिसको बहुमत मिला होता है वह क्या करती है, अपना अस्थायी कार्यपालिका बनाती है, या हम कह सकते हैं अपने मंत्रिपरिषद का चुनाव करती है, मंत्रिपरिषद बनाती है। तो जिसको बहुमत मिला होगा जिस पार्टी को वही बनाएगी। तो जो लोकसभा के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति। तो जाहिर सी बात है जो लोकसभा में बहुमत दल की जो पार्टी होती है वह मंत्रिपरिषद को बनाती है, तो जाहिर सी बात है यह लोकसभा से ही बना है, तो मंत्रिपरिषद जिम्मेदार किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। इसीलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। और यूपीएससी में यह 2 बार का प्रश्न और स्टेट पीसीएस में कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। और यदि लोकसभा ऑप्शन में न हो तो हम किसको हिट कर देंगे, संसद के, क्योंकि यह संसद का भाग ही है, संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। और अब हम बात करते हैं, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद भी किसके प्रति जिम्मेदार होती है, जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। इसीलिए कोई भी ऐसा काम जो जनता के विपरीत हो, सरकार या हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद ऐसा काम करती है जो जनता के फेवर में न हो, तो जब अगला चुनाव होगा तो यही जनता मिलकर फिर से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करेगी, और जिस पार्टी की मंत्रिपरिषद है उसको, क्योंकि उसने जनता के लिए काम नहीं किया है, तो वह इसको फिर से जनता इन सदस्यों को चुनेगी नहीं, और अन्य पार्टी क्या सत्ता में आएगी और वह मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगी। इसीलिए कोई भी मंत्रिपरिषद या लोकसभा के सदस्य सीधे किसी से डरे या ना डरे, किससे डरते हैं, जनता से जरूर डरते हैं। इसीलिए जो अगर कोई जनता या आम आदमी मिलकर आंदोलन करते हैं तो इससे सबसे अधिक भयभीत कौन होती है, मंत्रिपरिषद, या जो हम कह सकते हैं लोकसभा सबसे अधिक भयभीत होती है, क्योंकि अगली बार उसको मंत्रिपरिषद बनाने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों का समूह को हम मंत्रिपरिषद बोलते हैं। सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें यह कई स्तर का होता है, और इसमें सबसे टॉप लेवल पे जो होता है मंत्रिपरिषद में, यह मंत्रिपरिषद का मुखिया कहें तो पीएम होता है, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, अब किसे कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हम उसे कहते हैं जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं उनके जो मुखिया के तौर पे यह काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, या उन बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी कैबिनेट मिनिस्टर्स पर होती है। जैसे हम बात करें वित्त मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ऐसे बड़े बड़े मंत्रालय हैं जिसकी जिम्मेदारी इसकी होती है, उससे हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद होते हैं स्टेट मिनिस्टर होते हैं। स्टेट मिनिस्टर क्या होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के अंडर में काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े विभाग होने की वजह से काम ज़्यादा हो जाता है, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, इसलिए काम ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इनके सहयोग के लिए स्टेट मिनिस्टर का गठन किया जाता है, या स्टेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं। और हम बात करें, हो सकता है कि इनके सहयोगी के रूप में हो, या हो सकता है कि मिनिस्टर जो मंत्रालय होते हैं उसके अंडर में बहुत से विभाग होते हैं, कुछ विभागों की जिम्मेदारी स्टेट मिनिस्टर को सौंप दी जाए, इसीलिए स्टेट मिनिस्टर का गठन किया जाता है, बनाए जाते हैं। उसके बाद होते हैं स्टेट मिनिस्टर, यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार या इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र छूट गया है, स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं, जो छोटे छोटे मंत्रालय हैं उनके ये मुखिया होते हैं या उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं, या छोटे छोटे मंत्रालयों से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं ये स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट जो होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, इसीलिए इनको स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट कहा गया है। तो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं छोटे मंत्रालयों के प्रति। उसके बाद आता है सबसे छोटे जो होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, और डिप्यूटी मिनिस्टर का काम क्या होता है, या जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या स्टेट मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनकी सहायता के लिए काम बढ़े तो उनकी सहायता के लिए डिप्यूटी मिनिस्टर रखे जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई अस्थायी कार्यपालिका। अब हम बात करते हैं अस्थायी कार्यपालिका के बारे में। अस्थायी कार्यपालिका में जो होते हैं नौकरशाह होते हैं, या जो भी सिविल सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, वे होते हैं। ये जो होते हैं यूपीएससी की परीक्षा पास करके इसमें आते हैं, और ये सभी के सभी काम जो अस्थायी कार्यपालिका के जो करते हैं नौकरशाह ही करते हैं। तो नौकरशाह और मंत्रिपरिषद आपस में कैसे मिलजुल कर काम करते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है और जो नौकरशाह है, नौकरशाह मंत्रिपरिषद के जो मेंबर होते हैं हो सकता है कि कम पढ़े लिखे हों, कम जानकार हो, ठीक। इसीलिए जो नौकरशाह होते हैं
इनको मंत्रिपरिषद के या मंत्रियों को सलाह देने के लिए नौकरशाह होते हैं, इनको सलाह देने का काम करते हैं। ठीक है, तो नौकरशाह मंत्रिपरिषद को सलाह देते हैं और उनके सलाह के अनुसार मंत्रिपरिषद काम करता है या कोई मंत्री काम करता है। और यह जरूरी नहीं कि हमेशा इनके सलाह पर ही काम करें, क्योंकि अंतिम निर्णय जो होता है जो मंत्री होता है उस मंत्रालय का, उसका होता है, क्योंकि जनता के प्रति यह मंत्रिपरिषद ही या मंत्री ही जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए अंतिम निर्णय किसका होता है? मंत्री का ही होता है। जब इसको सलाह देते हैं और जो मंत्रिपरिषद जो होती है यह नौकरशाहों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करने का काम करती है। यह इनको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है कि जैसा जो मंत्री है या मंत्रिपरिषद चाहती है वैसा ही नौकरशाह करते हैं या सिविल सेवक करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब जैसा इसको करवाएंगे, नियंत्रित करेंगे, तो इनकी जिम्मेदारी यह जवाब किसको देने के लिए बाध्य है? यह मंत्रिपरिषद को या मंत्रियों को जवाब देने के लिए या उसके प्रति जिम्मेदार होते हैं और इस प्रकार से यह सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, जब नौकरशाहों की भी कई रैंकिंग होती है, इसको देखते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं, उनको सलाह देने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो पीएम को सलाह देते हैं उसे हम बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। इस बात को याद रहे, प्रश्न पूछा हुआ है। जो कैबिनेट मिनिस्टर को सलाह देने का काम करते हैं उसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी। जो स्टेट मिनिस्टर को सलाह देने का काम करते हैं उसे बोलते हैं सेक्रेटरी। जो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट को सलाह देने का काम करते हैं उसको भी सेक्रेटरी बोलते हैं। और जो डिप्यूटी मिनिस्टर को सलाह देने का काम करते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी बोलते हैं। ये तो रही बात जो केंद्र सरकार के स्तर पे कि जो कैसे काम करती है विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है, कानूनों का संरक्षण करती है, इसके लिए यह काम करती है। लेकिन इसके लिए हम अलग से न्यायपालिका को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। एक बात और,